हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैं आप लोगों को प्रॉमिस भी की थी कि आज हम लोग जो है मैराथन क्लास करेंगे अवध यूनिवर्सिटी का, तो मैं आपके पास हूँ मैराथन क्लास लेकर के। और आज हम ये जो नॉलेज इन करिकुलम का जो बुक है वो पूरा खत्म ही कर देंगे। उसमें जो जो ऑलरेडी हम लोग जो है आदर्शवाद और ये सब कुछ कर चुके हैं, जो बचा है चैप्टर वो सारा का सारा आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी मैं करवाऊंगी और साथ में आपको पैटर्न भी बताऊंगी कि आपका क्वेश्चन जो आएगा वो किस पैटर्न पर होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जैसे कि जान रहे हैं और मैराथन क्लास अभी अवध यूनिवर्सिटी का चल रहा है फर्स्ट ईयर का। वैसे ही बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जो है फ्रेश बैच का 2021-23 हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सी-टेट का क्लास जो है 7:15 इन द इवनिंग डेली कंटिन्यू होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। इसमें सबसे पहले तो आप देखिए नॉलेज एंड करिकुलम हम करने वाले हैं। नॉलेज एंड करिकुलम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पहले वो देख लेते हैं। पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न एक्चुअली में कैसा है। नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन किस तरह के आते हैं अवध में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप अपने स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम और मार्क्स दिख रहा होगा 80। 20 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है, 80 मार्क्स है ये और 20 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी के लिए आपको 80 मार्क्स लाने हैं। 80 आउट ऑफ 80 आपको मार्क्स जो है गेन करना है। ये जो सेक्शन होता है ये 3 सेक्शन में होता है, ए बी सी या फिर अ ब स आप बोलिए। तो ए बी सी में होता है क्या है, जो फर्स्ट सेक्शन रहता है उसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे दिया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है एक वर्ड का, एक 1 नंबर का होता है और आपको 25 वर्ड में इसको आंसर करना है। 10 क्वेश्चन 25 वर्ड्स एंड 1 नंबर ये है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लासेस में करवा चुकी हूँ। तो अवध यूनिवर्सिटी का जो है पहले से हम क्लास ले करके चल रहे हैं स्पेशली फॉर अवध यूनिवर्सिटी। तो उसका प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके क्लिक कर लीजिए। जो भी पहले के वीडियोस है सारा देख लीजिएगा कौन कौन से क्लास हुए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, चाहे आदर्शवाद हो जाए, प्रयोजनवाद हो जाए, जितने ये वाद वाले क्वेश्चन है, शिक्षा की डेफिनेशन जो एजुकेशन का डेफिनेशन था, फिलॉसफी का डेफिनेशन था, वो सारे आज मैं नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि वो करवाने पे और क्लास लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास जितने भी सेक्शन, जितने भी चैप्टर्स और जितने भी टॉपिक्स बचे हुए उसको देखना है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जाऊंगी कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले के वीडियो में कर लिया है, वीडियो आपको देखने के लिए। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एजुकेशन। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास हमारा इसी का था। इसमें आपको जो है एजुकेशन का डेफिनेशन बहुत डिटेल्स उसमें हमने किया है। साथ में जो हमारे फिलोसफर्स हैं उन लोगों का भी परिभाषा, उन लोगों का भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं ये पूरे डिटेल में है। तो कभी भी इस क्वेश्चन को जब भी आप लर्न करें तो लॉन्ग में लर्न कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लर्न या फिर 1 नंबर दोनों में आ सकता है, तीनों में आ सकता है ये, तो इसको लॉन्ग में कीजिएगा, पहले की वीडियो देख लीजिएगा। फिर है आपको डिफाइन फिलॉसफी, दर्शन को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ये इस पे दर्शन से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एक वीडियो में हुआ है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद को भी हम कर चुके हैं, आइडियलिज्म को, इसको भी आपको वहीं पे जाकर देखना है। प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, वहाँ पे सारे वीडियोस हो जाएंगे। आधुनिकीकरण, तो ये अभी हमें करना है। आधुनिकीकरण नहीं हुआ था उस दिन, अभी तक कोई वीडियो में नहीं हुआ है, तो ये आधुनिकीकरण करेंगे। लेकिन ये 1 नंबर में है तो 1 नंबर टाइप का नहीं करेंगे, हम लॉन्ग में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का लॉन्ग में भी आएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, ये हम अभी करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है जो कि आते हैं। चलिए आइए और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा है। What do you mean by philosophy? Philosophy and education are two sides of the same coin. Explain in brief.
ये भी क्वेश्चन करवाए गए। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जब इस तरह से संज्ञा वाला क्वेश्चन आ जाए तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको जो है एजुकेशन का डेफिनेशन बताना है, फिलॉसफी का डेफिनेशन बताना है, और एक दूसरे से वो कैसे जुड़े हुए हैं वो बताना है। तो आपको जो उस दिन क्लास में करवाया गया है वो अगर आप कर लेंगे तो फुल्ली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गए आपके जो सेक्शन बी का मैं आपको बता रही थी, तो सेक्शन बी के क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे 5 नंबर में जो 1 नंबर का जो था इसमें रह गया है, व्हाट डू यू मीन बाय फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी का एजुकेशन में क्या ये है, ये हो गया। शिक्षा का समाजशास्त्र से क्या है, क्या शिक्षा का समाजशास्त्र में क्या ये अर्थ है ये बताना है, ये क्वेश्चन आज हम करेंगे। यथार्थवाद एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है, ये ऑलरेडी हम यथार्थवाद से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वहां से जाकर आप देखेंगे, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट इज द टीचर्स रोल इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, मतलब कि करिकुलम बनाने में टीचर का क्या रोल होता है, ये आज हम करेंगे। करिकुलम से रिलेटेड हम लोगों ने अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं किया है, तो करिकुलम से रिलेटेड हम आज करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है, तो ये हो गया। पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य होने चाहिए, पाठ्यक्रम के डेफिनेशन, ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। कल्चर, संस्कृति, इसको डिफाइन करेंगे, आज ही करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। फिर यहाँ पे है आपका सेकेंड, आप सेक्शन बी देख सकते हैं। सेक्शन बी में जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि जिसका मार्क्स जो होता है 8 नंबर होगा, 8 मार्क्स का आएगा। 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और इसमें भी आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। 200 शब्दों में आप लोगों को जो है उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, पांचों के पांचों आपको करने हैं। नंबर जो है 8 है। यहाँ पे कैसा है, दर्शन और शिक्षा में ये बताना है। उपनिषद है, शिक्षा के व्यापक अर्थ, इसीलिए मैं बोली शिक्षा का जब भी कीजिए क्वेश्चन है शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप लॉन्ग कीजिए। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा एजुकेशन पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक क्लास किया है, उसमें जो आंसर आप लोग को बताया गया है वो आंसर लर्न कर जाइए। वो उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा, तो वहां से भी आप जा करके ले सकते हैं पीडीएफ। आपको कहीं किसी नोट्स के लिए जाने की जरूरत नहीं, बस उससे कर लीजिए, ठीक है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये उसी में आता है। प्रयोजनवाद, इस पे एक वीडियो है, मतलब एक क्लास पूरा प्रयोजनवाद से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते थे वो हम लोगों ने किया है, उसका आंसर किया है, तो उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद अभी हाल ही में किया है हम लोगों ने। नेचुरलिज्म जो है, आई थिंक लास्ट क्लास हमारा नेचुरलिज्म का था, तो प्रकृतिवाद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम लोगों ने कर लिया, वहां से आप करेंगे। लेकिन ये वाद वाला जो क्वेश्चन है, 4 वाद होते हैं, चारों के चारों को आपको करना है। फिर आइए आप देखते हैं, आपका है वैदिक एंड इस्लामिक एजुकेशन डिफर टू ईच अदर, किन अर्थों में वैदिक और मुस्लिम शिक्षा एक दूसरे से भिन्न है। इस तरह से 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको करना है। यहाँ पे शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य, यहाँ पे देखिए और में भी दिया हुआ है, अगर आपको वैदिक और मुस्लिम वाला नहीं आ रहा है तो शैक्षिक समाज शास्त्र के उद्देश्य और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ये आप लोगों का जो है अब मैराथन क्लास होगा, कंटिन्यूअस 1.5-2 घंटे चलेगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये भी आज हम करने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता विकास, ये भी आज हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। कितने मार्क्स के, 15 मार्क्स के। तो इसका मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 8-9 पेज, 7 से 8 पेज तो लिखना ही है, ठीक है। तो 7 से 8 पेज आपको लिखना है, तो उतना तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना है, ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। इसमें जो है एक योगदान आया है, पहला है शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद ने किस प्रकार योगदान दिया। अरविंद आ सकता है, टैगोर आ सकता है, महात्मा गांधी का आ सकता है। हम लोग आज टैगोर का करेंगे, और महात्मा गांधी, अरविंद, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि टैगोर पे मुझे ज़्यादा डाउट है क्या दे सकता है, इसलिए। फिर उसके बाद शिक्षा के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया प्रकाश डालिए, आज देखेंगे समाजीकरण के बारे में। पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए, आज ही देखेंगे, प्रकार भी देख लेंगे।
फिर व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिज्म, आदर्शवाद का एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो में जाके देखिएगा। आदर्शवाद से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, उसका आंसर मिलेगा, कहीं नोट्स के लिए जाना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास, जो कि हमारा कंटिन्यू चलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको पैटर्न बता दी, 3 पैटर्न में आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन आता है। फर्स्टली 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स का जो है आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, फिर आपको 15 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। टोटल मिलाकर के आपका 80 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है और आपको डील करना है। नाउ लेट्स बिगिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि था मॉडर्नाइजेशन, जो मैं आपको बताई कि आज हम लोग मॉडर्नाइजेशन करेंगे। देखिए मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए उसको हम कैसे परिभाषा क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको डील भी करते जाऊंगी। और ये जो भी आज का पीडीएफ है, आपको भी पता है आज का जो पीडीएफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, समझने का ट्राई कीजिए। जैसे कि नाम है आधुनिकीकरण, हम समझ रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा थी पुराने ज़माने से जो चली आ रही है, बहुत लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि वही सही था, लेकिन ये भी है कि हर टाइम के साथ जो है हर चीज़ को बदलना ज़रूरी होता है। जो चीज़ नहीं बदलती है वो वहीं पे रुक जाती है, वो उसको ये बोलिए कि सक्सेस नहीं आता है। तो ये जो आधुनिकीकरण हुआ ये हर चीज़ में हुआ, हर क्षेत्र में हुआ, शिक्षा में के भी क्षेत्र में हुआ है। कैसे हुआ आइए देखिए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में आधुनिकीकरण की कौन कौन सी बाधाएं हैं और भारत में शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समुन्नत बनाने के क्या क्या उपाय हैं। मतलब बाधा, उपाय और आधुनिकीकरण का डेफिनेशन, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे और इसका आंसर हम एक ही देखेंगे। चलिए आइए। मनुष्य एक प्रगतिशील, अब लिखने का तरीका तो वही होता है, लिखेंगे हम उसी तरह से। मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है, परंतु संसार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के मनुष्य की प्रगति की गति भिन्न भिन्न है। कुछ तीव्र गति से प्रगति करते हैं और कुछ मंद गति से। 19वीं शताब्दी में, यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का आंसर, ये सारा आपको इस तरह से लिखना है। 19वीं शताब्दी में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और आपका जो है अमेरिका, रूस और जापान में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में इतना अधिक विकास हुआ कि इसके प्रयोग से वहां उद्योग के क्षेत्र में भारी क्रांति हुई। इस औद्योगिक क्रांति से इन देशों का आर्थिक विकास अति तीव्र गति से हुआ और इस आर्थिक विकास से इन देशों का जीवन स्तर ऊंचा उठा और ये विकसित राष्ट्रों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तब अन्य राष्ट्रों ने इन देशों के विज्ञान एवं तकनीकी को सीखने और सबके प्रयोग से अपने औद्योगिक विकास और अपने जीवन स्तर का ऊंचा बढ़। अब देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे ये एक उठाया गया है औद्योगिक क्षेत्र को, आप आधुनिकीकरण के लिए किसी भी क्षेत्र को उठा सकते हैं। हर एक क्षेत्र में जो है मॉडर्नाइजेशन आया है और हम शिक्षा से रिलेट करते हैं तो हम शिक्षा के में भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हमारे देश में, ये आंसर मैं आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ, आप चाहे तो इसका कोई और एग्जाम्पल दे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के साथ ही समझाना है। तो आधुनिकीकरण पहले आप ये स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा की स्थिति पहले जो थी आज की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। वहाँ पे गुरुओं को जो है शिक्षक को, टीचर को जो है शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता, भगवान का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ये धीरे धीरे चेंज हुआ। अब जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, वो गुरु सेंटर्ड ना होकर, गुरु केंद्रित ना होकर के अब वो केंद्रित हो गया है बाल केंद्रित। और बालकों को बच्चों के बारे में, मतलब बच्चों स्टूडेंट्स के बारे में सोच करके हर एक काम जो है किया जाता है। तो यही नयापन है। आधुनिकीकरण का क्या मतलब होता है? नयापन। अब यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का नाम लिया गया है, आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए या और कोई क्षेत्र अगर आपको पता है जहाँ पे चेंजेस आए हैं, तो पुराने टाइम से लेकर के आज के टाइम को कंपेयर कर दीजिए। जो चेंजेस आए हैं वो आधुनिकीकरण के अंतर्गत आ गए, वो मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आ गए। आई होप कि आप लोगों को मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग समझ में आए। ये कोई इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है जिसको हम बुकिश लैंग्वेज में ही आंसर करें। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको अगर समझ चुके हैं कि आधुनिकीकरण क्या होता है तो हम उसको अपने तरीके से एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर ये पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र को लिया गया, जिसमें कुछ देशों का नाम डाल दिया गया। तो अब भारत की शिक्षा को उठा लीजिए, क्योंकि हम एज अ टीचर शिक्षा को, एजुकेशन को ज्यादा डीपली जानते हैं कंपेयर टू अदर क्षेत्र, तो हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शिक्षा के बारे में इसमें भी दिया हुआ है, 20वीं शताब्दी के मध्य तक आधुनिकीकरण का यही अर्थ लिया जाता रहा। अब क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी जब तक हुई तब तक बोला जा रहा है कि अच्छा आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में चेंज, औद्योगिक क्षेत्र में चेंज। लेकिन अब क्या बोला जाता है, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964-66 के प्रतिवेदन में आधुनिकीकरण को इस रूप में परिभाषित किया गया। तो वहां पे जो है आधुनिकी कोठारी कमीशन जब आया तो आधुनिकीकरण का डेफिनेशन ही अलग दिया गया। उसमें बताया गया कि आधुनिकीकरण जो मैं आपको बता रही हूँ वो होता है हर एक क्षेत्र में आया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आया है, औद्योगिक क्षेत्र में भी आया है, अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी आया है। इसी तरह से हम जिस भी क्षेत्र में बात करेंगे वहां पे आधुनिकीकरण आया है, यही डेफिनेशन है कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग भी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन देख सकते हैं कोठारी कमीशन के अंतर्गत क्या था। किसी राष्ट्र के आधुनिकीकरण से तात्पर्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से उस राष्ट्र के आर्थिक विकास करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से। आपका जीवन स्तर, आपका लाइफस्टाइल जिससे ऊंचा उठ रहा है, चाहे जिस क्षेत्र से ऊंचा उठ रहा हो, वो आधुनिकीकरण के अंतर्गत आता है। आधुनिकीकरण एक सापेक्षिक संप्रत्यय है, क्योंकि आज जो आधुनिक है कल वह पूर्व आधुनिक हो जाएगा, इसलिए हमने अद्यतन शब्द का प्रयोग किया है। यह विज्ञान का युग है, आज हमारे जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर विज्ञान का प्रभाव ना हो। यहाँ तक कि अब हम धर्म एवं दर्शन के सिद्धांतों की व्याख्या भी वैज्ञानिक आधार पर करने लगे, इसलिए हमने आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग किया। अब यहाँ पे इन्होंने विज्ञान को, आधुनिकीकरण को विज्ञान और तकनीकी, दैट मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट किया है, क्योंकि आजकल जो है इसी में रैपिडली अगर ग्रोथ बोले तो आ रहा है, इसलिए आप इसको शिक्षा से भी कर सकते हैं। आधुनिकीकरण का मतलब होता है नयापन। आज जो चीज हमारे लिए नया है कल के जनरेशन के लिए वो पुराना हो जाएगा, वो उसको जो है पुराने चीजों में काउंट करेंगे और उनके लिए जो नया होगा उसको आधुनिकीकरण बोलेंगे। तो आधुनिकीकरण का यही मतलब होता है कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग भी। और आपको खुद से भी लिखना है तो आप उससे भी लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आइए भारत में आधुनिकीकरण का क्या मतलब है उसको भी देख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। भारत का आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण से तात्पर्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देश विदेशों की अद्यतन वैज्ञानिक खोजों, वैज्ञानिक तकनीकी एवं प्रशासनिक तकनीकी के प्रयोग से उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से होता है। हमारा राष्ट्र एक विकासशील राष्ट्र है। आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संसार के किसी भी देश की अद्यतन वैज्ञानिक खोजों, तकनीकों एवं प्रशासनिक तकनीकी प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे प्रशासन हो, और इस सब से हमारा जीवन स्तर निरंतर ऊंचा उठ रहा है। तो आधुनिकीकरण का यहाँ पे अर्थ जो दिया गया है कि उस चीज से है जिससे कि इंसान का जो लाइफस्टाइल है वो ऊंचा उठे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भारत का आधुनिकीकरण भी क्लियर हो गया, आधुनिकीकरण का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, आधुनिकीकरण को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन था कि भारत के आधुनिकीकरण में बाधक तत्व, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिससे इंडिया में जो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है वो रुक जाता है या फिर उसमें जो है रुकावट पैदा होती है। हम अपने देश के आधुनिकीकरण के लिए प्रयत्नशील हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट में दिया गया है कौन कौन ऐसी चीजें हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन, देखिए मैं सिंपल बात बताऊं, अगर आप ये क्वेश्चन करके नहीं भी जा रहे हैं तो आप खुद से समझ सकते इंडिया में कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे मॉडर्नाइजेशन को रोक सकती है। तो यहाँ उसको आप अपने तरीके से पॉइंट में लिख सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हो आप वही लिखें,
आपका खुद का सोच है, आपका खुद का थॉट है, आप वहां से लिख सकते हैं। अब जैसे मुझसे अगर पूछा जाए, मैं बुक को नहीं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि क्या बुक में लिखा है और कितने डिफिकल्ट वर्ड्स में लिखा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हमारे इंडिया में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो रीजन होगा वो तो जनसंख्या, जो हम लिखते हैं मतलब पता नहीं कितने जमाने से लिखते आ रहे हैं, तो वो एक रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन ये हो जाता है सामाजिक कुरीतियां, जो हमारे समाज में ऑलरेडी बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई है, वो भी हमारे आधुनिकीकरण को रोकती है, कुछ भी नया करने से रोकती है। हम अपने जड़ों से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हम कुछ नया नहीं करना चाहते। कुछ सो कॉल्ड लोग हैं जिनकी मानसिकता बहुत संकुचित है, वो नहीं चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। तो ये दो तो मेरे माइंड में ऐसे ही था, तो मैं आपको बोल रही हूँ। बाकी इसमें अगर चलेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी भी आएगी, टेक्नोलॉजी हमारा उतना हाई नहीं है, उतना डेवलप नहीं है, इस तरह से शिक्षा में भी प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन हमें मिलता है वो रियलिटी से कोसों दूर होता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम दिया आवश्यक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अभाव। मतलब स्टार्टिंग शिक्षा से ही हुआ, एजुकेशन से हुआ है। मतलब जो एजुकेशन हमें चाहिए वो एजुकेशन हमें मिल नहीं पाता है, और गरीब निःशुल्क चाहिए क्योंकि हर कोई इतना एफोर्ड नहीं कर सकता है कि उसको जो है पैसे से पे करके और खरीद सके। तो ये चीजें हुई। पहला तो ये रीजन बताया गया। डील तो आप अपने शब्दों में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचर को भी पता चलेगा कि आपने कहीं इधर उधर से नहीं लिखा है, अपने दिमाग से लिखा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। हमारे देश में केवल 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क किया गया है। दुख की बात यह है कि अब तक उसे भी सर्वसुलभ नहीं बनाया जा सका है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो भी जो दी जाती है वो पूरी तरह से सारे बच्चों तक पहुंच नहीं पाई है। लेकिन उसके बाद क्या, 8वीं तक बच्चा पढ़ ले और उसके बाद बच्चा क्या करे? क्या उसके बाद उसकी शिक्षा की जो गारंटी है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की नहीं है? तो इसीलिए उसके बाद बहुत सारे बच्चे या तो स्कूल छोड़ देंगे। अगर पहले गवर्नमेंट ले रही है तो ठीक है, नहीं ले रही है तो फिर भाई वो छोड़ दिए। तो इस तरह से जो शिक्षा मिलनी चाहिए उसका अभाव है निःशुल्क शिक्षा की, और जो शिक्षा मिलनी चाहिए अनिवार्य शिक्षा जो होती है उसका भी अभाव है। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट शिक्षा से स्टार्ट है, होना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा का निम्न स्तर। मतलब कि हमारा साइंस, हमारा टेक्नोलॉजी जो है उसका स्तर जो है, जो स्टैंडर्ड है वो काफी लो है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने विज्ञान तकनीक एवं प्रबंध शिक्षा का प्रसार तो कभी किया है, पर उसके उन्नयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। मतलब हुआ तो है लेकिन उतना नहीं जितना विकसित देशों का है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये हो गए बाधा के लिए। आगे देखिए 2 पॉइंट ये हुआ है। चलिए 2 पॉइंट ये हुआ। बाकी जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल में करने पे जो है मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि किस किस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हैं, खुद से बना भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप जनसंख्या ले लीजिए। चौथा पॉइंट जो है आप गरीबी ले लीजिए। पांचवा पॉइंट जो है आप ले सकते हैं कि एक मतलब जो हमारे देश में अखंडता बोली जाती है, एकता में अखंडता में एकता, और ये सारी चीजें बोलने की अभी उतनी ज्यादा यूनिटी तो हमारे देश में है नहीं, और उसकी कमी तो खलती ही है। तो इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। स्त्रियों को लेकर के, औरतों को लेकर के जो है अभी तक उतनी जागरूकता नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है, बाकी पॉइंट आप खुद से बना लीजिएगा। आधुनिकीकरण का डेफिनेशन, बाधा ये पता चल गया है। अब थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उपाय। हमारे देश में आधुनिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में हो गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसकी गति में कुछ तेजी आई, परंतु उनकी उतनी तेजी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या किया जाए, जो जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कर दीजिए। आपने पहला लिखा कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। और ये जो 6 से और
14 साल के बच्चों के लिए है, नहीं है। ये आप कंपलसरी कर दीजिए जो है 10th तक के बच्चों के लिए, 12th और ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकालिए ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे बच्चे जो कि फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड नहीं है वो कर सके, तो ये सारी जो है व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो ये हो गया अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। फर्स्ट जो वहाँ पे प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। आगे देखिए, उच्च कोटि की विज्ञान तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, जो वहाँ पे था +2 में साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे, और ये किस तरह से उनको बोल सकते हैं लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल, जो कि जो साधनों का, जो रिसोर्सों का कमी है वो सारे के सारे उनको प्रबंध करवाएं, उनको उनकी व्यवस्था करवाएं। डीलिंग यहाँ पे अच्छी अलग वे में किया गया है, जो कि लिखने वाला वे होता है। डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे ही कुछ, वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं डीलिंग पे बिलीव नहीं करती हूँ। पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा, जब भी पॉइंट्स लिखे उसको अंडरलाइन कीजिए। डीलिंग आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो उच्च कोटि की विज्ञान तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की व्यवस्था। थर्ड है आर्थिक विकास की गति, जो कि हम वहाँ पे गरीबी बोल रहे थे, क्योंकि आर्थिक विकास नहीं है उतना ज़्यादा, इकोनॉमिकली हम उतने साउंड नहीं है, तो उसकी गति को बढ़ाएंगे। और ये तो ये थर्ड ये हो गया। फिर उसके बाद से फोर्थ जो हम जनसंख्या के लिए बता रहे थे, तो उस पर कंट्रोल करने वाला जो एक जमाने से चला आ रहा है, जो अभी तक नहीं हुआ है, उसको अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट वे में जो है सारे लोगों तक पहुँचाएं और करें। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स बताएंगे आप उसी को सॉल्यूशन बना करके कर देंगे, उसका सॉल्यूशन आप निकाल देंगे। ठीक है, यह हुआ आधुनिकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। आधुनिकीकरण से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इस तरह से उसका आंसर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है शैक्षिक समाजशास्त्र है। शैक्षिक समाजशास्त्र के अर्थ, क्षेत्र तथा बाधाओं को संक्षेप में लिखिए। शिक्षा पे समाजशास्त्र का क्या प्रभाव रहा है, विवेचना कीजिए। शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, उसकी प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन भी वहां पे था जो हम लोगों ने देखा। आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो समाजशास्त्र, जब भी शैक्षिक समाजशास्त्र की बात हो रही है तो हम पहले समाजशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। एक्चुअली में समाजशास्त्र क्या होता है, ये सोशियोलॉजी होती क्या है। अगस्त काम्टे ने ग्रीक शब्द सोसियस तथा लैटिन भाषा के लोगस शब्द, इन दोनों से मिलकर बनाया है। चलिए को मिलाकर सोशियोलॉजी शब्द को बनाया है, जिसका अर्थ है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी। मतलब कि समाज को जो है विज्ञान के तरीके से देखना और स्टडी करना। समाज या विज्ञान का अध्ययन। समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए नीचे परिभाषाएं दी जा रही। देखिए, जब भी जिसकी भी परिभाषा लिखे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको 3 से 4 फिलोसफर्स का डेफिनेशन यूज करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके है अगस्त काम्टे का दिया हुआ है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। किसका कहना है, अगस्त काम्टे का। इंग्लिश में अगर देखेंगे, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, अब देखिए इमाइल दुर्खीम, इनका क्या कहना है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, एक साथ जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिटी दिखाते हैं, ग्रुप में करते हैं वो। मैक्स वेबर, वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयास करते हैं, जिससे सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या की जा सके। Sociology is the science which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and results. ठीक है, तो ये मैक्स वेबर का है। तो उपयुक्त परिभाषा, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप फिलोसफर्स के डेफिनेशन को लिखें तो उसके बाद आप अपना भी व्यू पॉइंट दें कि आपको क्या लगा इन परिभाषाओं के बारे में।
तो उस तरह से करने के बाद आप लिखेंगे उपयुक्त समाजशास्त्रियों ने शिक्षा के सामाजिक आधार को पृष्ठभूमि बनाकर तैयार कर कि इमाइल दुर्खिम ने शिक्षा को इन शब्दों में परिभाषित किया, शिक्षा युवा संतति का समाजीकरण है। इस तरह से लिखेंगे और आप अपनी परिभाषा बताएंगे कि आपने क्या सोचा इन परिभाषाओं को देखने के बाद, आपके अकॉर्डिंग सामाजिक शास्त्र का जो है क्या डेफिनेशन होता है। भले वो 2 लाइन का हो, नो इशू, लेकिन लिखिएगा जरूर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा से रिलेशन बताएंगे, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के बारे में। शिक्षा वो क्रिया है जो समाज में होती है, एज वी नो कि हमें पता है, इवन वाइगोस्की का भी यही कहना था कि समाज हमारा जो है, हमारे बोल सकते हैं आसपास में जो समाजीकरण होता है वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है एक बच्चे के डेवलपमेंट पे, विकास पे। तो वो चीज़ें तो है ही, शिक्षा जो है सामाजिक परिवेश में होता ही है। इसके उद्देश्य तथा विधियां समाज की प्रकृति पर निर्भर होती हैं। शिक्षा का वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्तिगत स्व तथा सामाजिक स्व को अनुशासित तथा अर्थपूर्ण इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। परंतु इसके विपरीत कार्ल मैनहीम का विचार है कि शिक्षा को तभी उपयुक्त ढंग से समझा जा सकता है जब वो छात्रों को समाज क्या है, समाज में उनका क्या स्थान है आदि को स्पष्ट करती है। मतलब कि एजुकेशन और सोसाइटी का जो रिलेशन है वो काफ़ी आप बोल सकते हो कि घनिष्ठ है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो जो होता कहाँ है, समाज में। ये हम बोल सकते हैं कि समाज एक वाइड सर्कल है, उसके अंदर शिक्षा का एक प्रोसेस होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस जो है समाज के अंदर होते हैं, उसमें शिक्षा का भी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो कि चलती है। तो इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे है समाज शास्त्र का अध्ययन है, यह मानव के सामाजिक संबंधों से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। यह सामाजिक संरचना एवं संगठन, सामाजिक समूहों की अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक नियंत्रण के साधनों आदि का अध्ययन करता है। तो ये सब दिया हुआ। हाँ, यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, शिक्षा तथा समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है, इसको आप सत्यापित कीजिए बोल दे, या फिर ये बोले कि इसके बारे में लिखिए। ये 8 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है, लिखेंगे आप, स्टार्ट करेंगे एमएल दुर्खिम के साथ, क्योंकि उन्होंने इस बात पर बहुत अच्छे से रिसर्च किया है और उन्होंने ये बात बताई है किस तरह से शिक्षा जो है बिना समाज के पॉसिबल ही नहीं। मान लीजिए समाज बनता किससे, इंसानों से, हम इंसानों से बनता है। अगर हम इंसान नहीं है तो हम समाज नहीं बनाएंगे, और समाज अगर नहीं बना, हम इंसान नहीं रहे, समाज नहीं बना, तो शिक्षा किसको दी जाएगी। तो इसीलिए अगर समाज नहीं है तो शिक्षा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा, शिक्षा की प्रकृति अपने उद्गम तथा कार्यों को दृष्टि से मूलतः सामाजिक होती है, अतः अन्य विज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्र में शिक्षा का स्पष्ट संबंध है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि समाज की भांति शिक्षा भी स्थिर नहीं होती, वो सामाजिक परिवर्तन एवं आवश्यकताओं के अनुरूप गत्यात्मक होती है। जैसे समाज में चेंजेस आते रहते हैं, सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, और उसी तरह से जो है वो शिक्षा में भी आते हैं। अब पहले की शिक्षा को हम आज अगर लेकर के चले तो क्या पॉसिबल है वो देना, और क्या पॉसिबल है बच्चों के लिए वो शिक्षा लेने के बाद सरवाइव करना? नहीं। तो जिस तरह से समाज जो है परिवर्तनशील है, उसी तरह से शिक्षा भी परिवर्तनशील है। ये हुआ, यहाँ पे और डिटेल में दिया गया है, तो इसका पीडीएफ जब आपको मिलेगा और डिटेल में देख लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ जिसको आप डील कर पाएंगे और जहां से क्वेश्चन निकल जाए। चलिए, तो शिक्षा शैक्षिक समाजशास्त्र यहीं पे हुआ खत्म। शिक्षा से रिलेटेड इस तरह से आए संबंध बताने को आ जाए तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को आ जाए शिक्षा तथा समाजशास्त्र का घनिष्ठ, देखिए क्वेश्चन तो वही है, शिक्षा तथा समाजशास्त्र घनिष्ठ संबंध पूछ दे तो भी यही आंसर लिखना है। अगर इसमें दोनों में रिलेशनशिप पूछ रहा है तो भी लिखना है। ये एक दूसरे के पूरक है ये समझाइए तो भी लिखना है। तो क्वेश्चन अगर ट्विस्ट भी कर देता है आंसर वही आएगा। चलिए आप आगे स्टार्ट करते हैं पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन। पाठ्यक्रम से रिलेटेड, पाठ्यक्रम एक ऐसा पॉइंट है ना जिसमें से आप लिख करके ले लीजिए, आप लोग का 8 नंबर में या फिर 15 नंबर में क्वेश्चन एक रहेगा ही, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा और लॉन्ग में लाई भी हूँ।
पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम का डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आंसर सेम लिखेंगे जो कि मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मीनिंग देखेंगे, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में, पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में दो विचारधाराएं, एक प्राचीन एक आधुनिक। प्राचीन धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के ज्ञानों और कुशलताओं का संगत होता है जो बालक के दृष्टि से नहीं वरन किसी शिक्षा विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बुकीज लैंग्वेज में है तो समझने में प्रॉब्लम हो, दो विचारधारा मानी गई है। एक वो पाठ्यक्रम की विचारधारा जिसमें कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो पहले होता था, टीचर नहीं एक स्पेशलिस्ट जो कि बच्चों को अच्छे तरीके से जानता है, उसको बोला जाए कि भाई आप जो है पाठ्यक्रम बनाइए और वो सोच करके बनाएगा, तो वो टीचर सेंटर्ड करिकुलम हो गया, जो कि एक विचारधारा मानती है कि बननी चाहिए। दूसरी विचारधारा आधुनिक है जो मॉडर्नाइजेशन वाली है, तो उन्होंने ये माना नहीं, हमें पढ़ाना तो आखिर में बच्चों को है, बालकों को है, तो उनको देख कर के हमें करिकुलम बनाना चाहिए कि एक्चुअली में उनको किस किस चीज की नीड है और उन लोगों को उनकी कैपेबिलिटी को देख के, उनकी एबिलिटी को देख करके हमें बनाना चाहिए। और इस तरह से दो विचारों में जो है करिकुलम बढ़ चुका है, एक प्राचीन जो हम बोल सकते हैं टीचर सेंटर्ड और एक आधुनिक जो हम बोल सकते हैं चिल्ड्रन सेंटर्ड। समझ में आ गया होगा। ऐसे तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स में लिखे हैं, लेकिन दो विचारधारा यही है, ठीक है। चलिए, आधुनिक धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभवों क्रियाओं का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का संचय है जिसमें बालक भाग लेता है और जिसका वह सामना करता है। इस धारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों, विषय वस्तु और अध्ययन के कोर्स से अधिक व्यापक होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी के समस्त अनुभव आते हैं जिन्हें वो स्कूल के अंदर तथा बाहर प्राप्त करता है, जिनके द्वारा उसका मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता है। शिक्षा क्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। शिक्षा के उद्देश्य अथवा स्कूल के प्रयोजन समाज के प्रयोजन के अनुसार निर्धारित होते हैं। समाज के जो आदर्श होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो प्रयोजन होते हैं, उनकी प्राप्ति के निमित्त स्कूल स्थापित किया जाता है। समझ गए, दो धारणा है, एक तो है बच्चों के लिए जिसको आधुनिकीकरण बोलते हैं और एक है प्राचीन जो कि टीचर सेंटर होता था। उसी को इतने अच्छे से वर्ड्स में या लैंग्वेज में डील किया गया है, आप अपने लैंग्वेज में डील कर सकते हैं। जब इसका अर्थ लिखना हो तो आप इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में दो विचारधाराएं हैं, डाटा अगर बना देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। पहली जो है प्राचीन और दूसरी आधुनिक। प्राचीन में शिक्षकों को, शिक्षक नहीं, विशिष्ट एक स्पेशलिस्ट जो जिनको नॉलेज हो वो बनाए या फिर उनके अकॉर्डिंग बने, वो समझे कि किस तरह का पाठ्यक्रम बनाना है, और एक चिल्ड्रन सेंटर्ड। चलिए आगे देखते हैं। अब आएगा इसमें डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में जो है आप देख लीजिए। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका डेमोक्रेटिक फंक्शनल रिलेशनशिप। अब आगे देखते हैं। कभी कभी लोग पाठ्यक्रम को कोर्स ऑफ स्टडी अथवा सिलेबस मान लेते हैं, किंतु यह अनुचित है। कोर्स का तात्पर्य प्रायः उन क्रियाओं से होता है जो कक्षा के अंदर ही पूर्ण की जाती है, जबकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी के समस्त अनुभव और क्रियाएं आती है। देखिए क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि पाठ्यक्रम और सिलेबस में डिफरेंस बताइए। सिलेबस को हिंदी में कोर्स बोलते हैं, तो कोर्स जो है रिलेट करता है आप लोगों के पर्टिकुलर वैसे चीजों से जो कि हम क्लासरूम में करते हैं। पाठ्यक्रम क्या होता है, क्लासरूम में हम जो कर रहे हैं वो भी, और साथ में जाके करिकुलम उसके अंतर्गत जो आते हैं, जैसे कि आप फील्ड में जाके खेल रहे हैं, फिर आप जाके सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्विज कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल वाला जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, वो सारा जो चीज होता है वो पाठ्यक्रम में आ जाता है।
जिसमें हम जब पाठ्यक्रम बनाते हैं तो हम ये भी बनाते हैं कि बच्चा कितनी देर जो है बुक का जो है एकेडमिक नॉलेज लेगा, कितनी देर जो है करिकुलर एक्टिविटीज करेगा, कितनी देर जो है वो गेम्स खेलेगा, और जो भी इसको निखारने के लिए किया जाता है वो करते हैं। तो वो होता है पाठ्यक्रम, और सिलेबस होता है एकेडमिक वन, जो कि रिलेटेड रहता है बुक से, कोर्स से। समझ गए आप। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर बताना हो तो इतना तो बेसिक डिफरेंस आपको पता है, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है। पाठ्यक्रम में छात्रों के समस्त विद्यालय जीवन की कार्यकलाप आते हैं। देखिए, समस्त जीवन की कार्यकलाप, दैट मीन्स कि ओवरऑल वर्क जो कि वो क्लास में, स्कूल में करता है, नॉट ओनली क्लास, स्कूल में जो करता है, चाहे वो स्कूल के फील्ड में करे, चाहे लाइब्रेरी में करे, लैब में करे, क्लासरूम में करे, ये सब कुछ आता है। और सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम से रिलेटेड रहता है। किंतु सिलेबस किसी विषय में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तुओं की सूची है जिन्हें शिक्षकों को निर्धारित अवधि में पढ़ाना है। मतलब उसके लिए टाइम भी लिमिटेड है। अगर आपको 45 मिनट्स दिया गया है तो टीचर को वो जो चैप्टर है या टॉपिक है उसी टाइम के अंतर्गत पढ़ाना है, तो वो होता है सिलेबस। और एक टाइम के अंतर्गत ही कंप्लीट भी कर देना है, वो होता है कोर्स। समझ में आ गया। सिलेबस और कोर्स सेम है और पाठ्यक्रम अलग है। पाठ्यक्रम एक वाइड है और उसके अंतर्गत सिलेबस आता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। और भी डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स जो हैं दिए गए हैं, ठीक है। इसके लिए विद्यालय में साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक समय तालिका बनाई जाती है, किंतु पाठ्यक्रम का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं, जैसे कि मैं अभी बता भी रही थी आप लोगों को, स्टूडेंट सेंटर होता है। तो स्टूडेंट्स की एबिलिटी, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, ये सब कुछ देख के बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो। अपने इस कथन की पुष्टि में हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के अग्रलिखित शब्दों को अंकित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा का यहाँ का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा यहाँ पे है आपको। फ्रॉबेल का निर्गम ये लोगों का है, माध्यमिक शिक्षा आयोग इनका है। तो 3 डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे जिसको आपको लिखने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन आप जरूर लिखिएगा और इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। आगे चलते हैं क्योंकि इसमें समझाना नहीं है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य की, एम्स ऑफ करिकुलम। देखिए यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिख रहा होगा। ये 7 पॉइंट को इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसको पॉइंट बना करके लिखेंगे। जब सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य पूछ देगा तो यह सिद्धांत या उद्देश्य पूछे, जब आपको लगे कि आपका आंसर जो है शॉर्ट हो जाएगा तो आप इसको पॉइंट बनाकर लिखिएगा और उसको 3-4 लाइन या 2-3 लाइन ही डील कर दीजिएगा, जिससे कि आपका आंसर सफिशिएंट हो जाएगा उस मार्क्स के लिए। सबसे पहले दिया गया है पाठ्यक्रम का उद्देश्य, इसे बालकों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए तैयार करना चाहिए। बच्चों के लिए तैयार करना चाहिए। बच्चों में जो है वो बोल सकते हैं कि देश के लिए, सिटीजनशिप के लिए वो सारी चीज भावनाएं जो आए, उसके लिए बच्चों को सेंटर्ड मान के बनाना चाहिए। इसे सब छात्रों के पूर्ण विकास को व्यक्त, उत्साहित, विकसित और प्रेरित करना चाहिए। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को देख के बनाना चाहिए, उनके एक्साइटमेंट को, उनके आप बोल सकते हैं एनर्जी को यूज करते हुए बनाना चाहिए, जिसके से कि उस पाठ्यक्रम के थ्रू उनकी हर एक कैपेबिलिटी जो बोल सकते हैं छुपा हुआ जो टैलेंट होता है वो सामने निकल कर आए। तीसरा है हमारा, इससे विद्यालय के विषयों और जीवन की विभिन्न क्रियाओं के बीच अंतर को समाप्त करना चाहिए। विषयों और जीवन की विभिन्न क्रियाओं, दैट मीन्स कि जो क्लासरूम में जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो स्कूल में हम सब्जेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद से हम घर आते हैं तो हमारा अलग ही समाज मिल जाता है। तो उन दोनों को वो जो है वो उन दोनों की दूरी को जस्ट एक अपोजिट टाइप का जो अगर हो जाता है तो उसको चेंज करें। ट्राई करें कि जो स्कूल में माहौल है वो भी घर वाला ही माहौल बनाए, जिससे कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे और वो कोई भी हेजिटेशन उसके अंदर ना रहे। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल में जो हेजिटेट करते हैं, कुछ नहीं बोलते, घर में आकर के बहुत बोलते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनका स्कूल का माहौल जो होता है वो घर की तरह नहीं मिल पाता है, इसलिए। तो ये भी होता है पाठ्यक्रम में।
ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो खोज और ज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर सके, ज्यादा से ज्यादा खोज करें, क्रिएटिव हों। जब बच्चे की एबिलिटी को आप समझ लेंगे और उनकी क्रिएटिवनेस को समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके टैलेंट को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, फिर है फिफ्थ नंबर है, इसे विभिन्न अभिरुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। बच्चों में जो एबिलिटी है, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। इन छात्रों में ईमानदारी, कपटता, मित्रता, सम इच्छा, निर्णय और सहयोग के गुणों का विकास करना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें वो टीम वर्क समझे, दूसरे की फीलिंग्स को समझे, दूसरों को का हेल्प करने वाला जो हेल्पिंग नेचर होता है वो समझे, वो उनके अंदर जो है वो पनपे, लीडरशिप क्वालिटी हो, डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो इस तरह से जो है बच्चों को देख करके ऐसे ऐसे टास्क, ऐसे ऐसे चीजें जो है करिकुलम में, पाठ्यक्रम में यूज करनी चाहिए। ये उद्देश्य होता है। इसे ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां बालक विचार करना सीख सके और अपने विचार, तर्क और निरीक्षण की शक्तियों का विकास कर सके। बच्चों का थॉट प्रोसेस, उनका रीजनिंग एबिलिटी, ये सारा डेवलप हो और वो खुद से बोल सकते हैं ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो खुद से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये 7 उद्देश्य जो है पाठ्यक्रम के हैं। जब आपको लिखना होगा पॉइंट बना के लिखिएगा और डील कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ क्योंकि ये अभी 2019 का जो हम सिलेबस ये देख रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें भी आया है और मुझे पता नहीं, मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि पाठ्यक्रम से एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे लॉन्ग में रहे चाहे शॉर्ट में रहे। तो सिद्धांत को अच्छे से देखिएगा। पाठ्यक्रम का सिद्धांत, निर्माण सिद्धांत, सबसे पहले रूढ़िवादी सिद्धांत या संरक्षण सिद्धांत हम लेंगे। यहाँ पे डील किया हुआ है, तो जब आपको PDF मिलेगा तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम डायरेक्ट पॉइंट पे जाएंगे। द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, ये क्या होता है? रूढ़िवादिता का आधार आदर्शवाद है, जो अर्थात जो प्राचीन है वही श्रेष्ठ है। सिंपल वे में मैं बताऊं, रूढ़िवादी सोच करके मत कीजिएगा कि उफ ये कितना बड़ा ये जो है वर्ड है, कैसे लिखेंगे। प्राचीन सिद्धांत भी लिख सकते हैं इसको, जो पुराने जमाने का सिद्धांत प्रिंसिपल बोलते हैं वो, लेकिन पुराने जमाने का मत लिख दीजिएगा, वो एक अलग ही हो जाएगा। प्राचीन सिद्धांत लिख दीजिए, रूढ़िवादिता सिद्धांत लिख दीजिए, संरक्षण सिद्धांत लिख दीजिए। कंजर्वेटिव जो है प्रिंसिपल का मतलब ही होता है जो कि रूल्स रेगुलेशन के साथ बंधा हुआ हो, जकड़ा हुआ हो, जिसमें खुद से कुछ भी करने का फ्रीडम ना दिया जाए। जो रूल है, ए है तो ए ही है, ए को अगर आपको बोला जा रहा है सिंपल लाइन में ए लिखने को, तो सिंपल लाइन में आप उसको कर्सिव में नहीं लिख सकते हैं। ये सारे रूल्स के साथ जो बने हुए हों वो कंजर्वेटिव जो प्रिंसिपल होते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो काम करता है वो आदर्शवाद पे काम करता है। आदर्शवाद जो कि प्राचीन है, जिसमें कि पहले के जितने रूल्स होते थे, नियम होते थे, उसके अंतर्गत कार्य होते थे, जिसमें कि शिक्षक सेंटर्ड बोलिए या फिर पुराने जमाने की जो शिक्षा बोलिए, उससे रिलेटेड ये है, जिसमें करिकुलम को बनाने के लिए अगर करिकुलम बनाना है तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो उसी टाइप का जो है करिकुलम बनेगा, पुराने टाइप का जो कि पहले बनाया जाता था। इसके अनुसार पढ़ना, लिखना और गणित महत्वपूर्ण विषय है। चलिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? पढ़ना, लिखना और मैथ्स। पहले के अगर आप लोगों को याद हो तो पहले के ज़माने में जो दादा दादी होते थे वो भी बोलते थे कि मैथ्स अच्छा हो गया, पढ़ने लिखने आ गया, बस सब कुछ ठीक है। तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, जिनकी जानकारी छात्रों को करा देनी चाहिए। जाति की संस्कृति को आत्मदाह करा देना ही महत्वपूर्ण कार्य है। हॉर्न के अनुसार यह जाति द्वारा समाज के संपर्क में आने के फलस्वरूप की गई क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। पुराने टाइप में जो मानते थे कि संस्कृत को जानना चाहिए, संस्कृति को जानना चाहिए, कल्चर को जो जानना चाहिए, वही सब है। तो रूढ़िवादिता सिद्धांत में ये है, जिसको हम प्राचीन सिद्धांत भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विथ लाइफ। पाठ्यक्रम जिन विषयों को स्थान दिया जाए उनका वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए।
एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें डायरेक्ट ये बोला जाता है कि हम एजुकेशन में जो है वही के वही चीजें, वही के वही सब्जेक्ट यूज करें, वही विषय यूज करें जिससे कि बच्चों को रियल लाइफ में फायदा हो, रियलिटी से कनेक्ट करता हो। अदर देन दैट हमें वो सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है जिसका हमारे बोल सकते हैं कि जीवन में जो है जिसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो यह है जीवन से संबंधित। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि उसमें जिन विषयों का स्थान दिया जाए वे बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। इस संबंध में नन ने लिखा है, साधारण मनुष्य सामान्यतः यह चाहता है कि उसके बच्चे केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए ही बातें न सीखे, परंतु समग्र रूप से वह यह चाहता है कि उनको वे बातें सिखाई जाए जो भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। यूटिलिटी से आप समझ ही रहे, उपयोगिता से कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए, ऐसे विषय जो है वो शामिल किए जाए पाठ्यक्रम में, एजुकेशन में, जो कि बच्चों के लिए उपयोगी हो, उनके फ्यूचर में उपयोगी हो और सिर्फ रियलिटी से कनेक्ट ना करता हो। ये देखिए दोनों में डिफरेंस है, रियलिटी से कनेक्ट करे और एक उपयोगी हो, दोनों में डिफरेंस ये है कि उपयोगी का मतलब ये हुआ कि उनके लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर के वो यूज होए और बच्चे जो हैं वो उससे बोल सकते हो कि सरवाइव कर पाए, और उनके लिए अगर जैसे कि अगर पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं या नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो उनको आगे जा कर के उसका बेनिफिट मिले। इसमें नन का भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, नन को चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर है रचनात्मक कार्य सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी। प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने की कुछ न कुछ योग्यता होती है, अतः पाठ्यक्रम को ऐसे अवसर देना चाहिए जिनसे रचनात्मक कार्य की यह योग्यता व्यक्त हो सके, क्रिएटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा निकले। ऐसे हमें करिकुलम पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिससे बच्चों में जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, वो बाहर निकल आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। 4 ये हो गए। इन चारों के अकॉर्डिंग चाहे तो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं। आगे भी है, खेल व कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटीज। जैसे कि नाम है, प्ले और वर्क से रिलेटेड हो, जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली वर्क करना पड़े, खेले, टीम वर्क समझे, वैसे करिकुलम बनाना। उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न। बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, मैनर्स, मोरालिटी, इससे रिलेट करे, उनका जो है मोरल डेवलपमेंट अच्छे से हो, किससे कैसे बात करना है उस बात को समझे, वो होगा। तो ये 5 और 6 आपके हो गए 6 सिद्धांत जिस पे पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। अभी आगे देखिए, टोटल 9 है। जीवन संबंधी सब क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज, जिसमें लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है वो सारा का सारा जो है उसमें शामिल हो, चाहे वो यूटिलिटी में आ जाए, चाहे वो रियलिटी में आ जाए, वो सब में आ जाए। वो विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, मतलब कि एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो चीजें उसमें शामिल की जाए। तो इस तरह से 9 जो है आपके प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। लेकिन हम जो पाठ्यक्रम हमें बनाया जाता है वो चाइल्ड सेंटर होता है, एजुकेशन सेंटर्ड होता है, जिसमें हम यूटिलिटी को भी देखते हैं कि आगे जाके बच्चों के लिए वो यूजफुल हो। जीवन संबंधी सब क्रियाओं का ये सारे के सारे सिद्धांत हम उसमें ट्राई करते हैं यूज करने के लिए। और हम आदर्शवादी यानी कि प्राचीन भी रूल जो है यूज करते हैं कि उनको पहले के जमाने की भी चीजें जो है पता हो, ऐसा ना हो कि वो उसको भूल जाए। तो ये सारे सिद्धांत के लिए यूज किए जाते हैं, एक पाठ्यक्रम बनाने के लिए सारे सिद्धांत यूज किए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बस इस तरह से लेकर आई हूँ, इसलिए इस तरह से लेकर आए हूँ क्योंकि सबका मीनिंग अगर हम समझ जाए तो हम डील कर सकते हैं। उतना डीलिंग जो डिफिकल्ट वर्ड्स में रहता है आप खुद से डील कर लीजिए, मैं समझा दूंगी। सबसे पहले तो विषय केंद्रित, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम।
सब्जेक्ट सेंटर्ड पाठ्यक्रम क्या होता है, जिसमें कि हम विषय को ज़्यादा महत्व दें। जैसे कि हम गणित पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो गणित पढ़ाएं, मैथ्स का होना ही चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। हम सब्जेक्ट देख कर को ये ना देखें कि अच्छा ये सब्जेक्ट उनके लाइफ में यूज होगा भी कि नहीं, वो नहीं, सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें, वो होता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। शास्त्रीय पाठ्यक्रम ये होता है क्लासिकल करिकुलम। क्लासिकल चीजें जो है उसमें सब्जेक्ट्स में हम यूज करें, एज अ सब्जेक्ट उनको पाठ्यक्रम बना करके दें, जिसमें बच्चे जो है वो उसको पढ़ें और उनको उससे फायदा तो ऑफकोर्स होगा ही। शास्त्रीय यूज किया जाएगा तो ऑफकोर्स फायदा होगा, तो शास्त्रीय पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत आता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो हम लोग आदर्शवाद को लेकर के चल रहे थे, क्लासिकल दैट मीन्स कि पहले से जो चला हुआ आ रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी को हम बना करके दें उनको। फिर आता है थर्ड नंबर, छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड बोलिए या फिर चिल्ड्रन सेंटर्ड बोलिए, पाठ्यक्रम बनाना जिसमें बच्चे के हर एक एबिलिटी को, हर एक आप बोलिए कि योग्यता को, उनकी इच्छा को ध्यान में रख करके बनाया जाए कि वो इस एज के अगर बच्चे, अगर मान लीजिए कि आप 1 to 5 के क्लास के बच्चों के लिए बना रहे तो उनको क्या क्या चाहिए, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ों को देखकर बनाया जाए। फिर है आपका फोर्थ नंबर, जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम, परसिस्टेंट लाइफ सिचुएशन करिकुलम। यह वही है रियलिटी वाला कि रियल लाइफ से जुड़ी हुई जो है पाठ्यक्रम बनाया जाए। बच्चे जो होता है ऐसा कि स्कूल लाइफ में रहते हैं तो काफ़ी अलग ही उनका लाइफ रहता है, स्कूल से बाहर निकलते हैं तो लाइफ अलग हो जाती है, जब तक वो ग्रेजुएशन करते रहते हैं तो लाइफ अलग है, और फिर जैसे ही अब बात आ जाती है जॉब की तो लाइफ अलग हो जाती है। पता चलता है जो पढ़ाई लिखाई किया है वो रियल लाइफ में तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हो और रियल लाइफ के हर एक सिचुएशन बेस्ड उन लोगों को जो है करिकुलम बना करके दिया जाए। ये प्रकार होते हैं। कोर करिकुलम, जो कोर करिकुलम होता है, कोर पाठ्यक्रम जिसमें मेन सब्जेक्ट लिए जाते हैं, मेन जो है चीज़ें ली जाती हैं उसमें, और उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाता है। जैसे कि मैथ्स लिया, इंग्लिश लिया, साइंस हो गया, ये सब जो मेन होते हैं रियल लाइफ से लेकर के भी लिया जाता है, जो उसमें उनको मेन हो, जो उनको वहाँ पे फेस करना पड़े। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, अभी हम अगर बोले तो स्टूडेंट सेंटर्ड भी उतना नहीं चल रहा है, अभी एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन चलता है, जिसमें हम बच्चों को वैसे चीज़ें, जैसे कि उनको 1+1 ही समझाना है तो 1+1 डायरेक्ट लिख करके और कॉपी में लिखा कर नहीं समझाना है, उनको एक्टिविटी के थ्रू बताना है। आपको एक्टिविटी के थ्रू ही सारा चीज़ उनको बताना है। 1 पेन दीजिए, 2 पेन दीजिए, बताइए कि उसके पास कितना पेन है, तो वो खुद ही बता देगा, 2 तो हो गया, बन गया। तो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम ये होता है। तो ये हो गए पाठ्यक्रम के प्रकार। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पाठ्यक्रम के प्रकार का क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो बीच बीच में आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो अवध के बच्चे हैं उन लोगों को जो है वो ये वीडियो मिले, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मुझे पता है। और स्पेशल अवध यूनिवर्सिटी के लिए जो है क्लास आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। राष्ट्रीय एकता, मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी अगर ये शॉर्ट में दे दे तो हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा क्या है। राष्ट्रीय समन्वय से आप क्या समझते हैं, उनके शैक्षिक महत्व, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का वर्णन, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की आवश्यकता। मतलब राष्ट्रीय एकता से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है नेशनल इंटीग्रेशन से तो आप इजीली लिख लीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। राष्ट्रीय एकता क्या है या राष्ट्रीय समन्वय क्या है? विभिन्न विद्वानों द्वारा राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय समन्वय की व्याख्या भिन्न भिन्न, हाँ एक और मैं बात बता दूं, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय समन्वय एक ही है, भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। ब्रूबेकर ने लिखा है, राष्ट्रीयता साधारण रूप से देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति से अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है।
राष्ट्रीयता जो है देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति से अधिक व्यापक क्षेत्र के, मतलब इससे भी ऊपर है। सिर्फ देशभक्ति को राष्ट्रीयता नहीं बोलेंगे और ना ही अपने देश से आपको प्रेम है तो आपको बोल दें कि भाई आप तो राष्ट्रीयता आप में कुट कुट के भरी हुई है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीयता में स्थान के संबंध के अलावा प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से भी संबंध आ जाते हैं। किसी देश की प्रगति और उत्थान के लिए वहां के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीयता समन्वय भी एक प्रकार से राष्ट्रीयता का ही पर्यायवाची शब्द है। दोनों के अर्थ में बहुत साम्य है। राष्ट्रीय समन्वय का सामान्य अर्थ है देश या राष्ट्र के विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों आदि के निवासियों के में देश के हित के लिए देशभक्ति की भावना की एकता। सिर्फ आपको अपने देश से प्यार है तो आप में राष्ट्रीयता नहीं है। अगर आपको अपने देशवासियों से प्यार है, यहाँ पे रहने वाले हर एक इंसान से प्यार है, उनके धर्म से प्यार है, उनकी जाति से प्यार है, तब जाकर के आप में राष्ट्रीयता है। एक्चुअली ब्रूबेकर ने भी यही कहा है और यही इसका मीनिंग भी होता है। अब आइए राष्ट्रीयता में, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन आते हैं भाई। ऐसे तो अगर नहीं भी देखे तो हम बता सकते हैं कि इसमें बाधक तत्व कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारी अखंडता में तो इतने बाधक तत्व हैं कि बताइए, ऐसे ही समझ सकते हैं। सबसे पहले तो सांप्रदायिकता आती है, धर्म से रिलेटेड बिल्कुल आ जाती है। अलग अलग धर्म के लोग हैं तो अलग अलग सोच, अलग अलग संस्कृति होती है, जिससे कि वो बाधा बन जाती है। होना तो नहीं चाहिए था, रंग बिरंग हर तरह के रंग जो है होने चाहिए थे, लेकिन कभी कभी 2-3 रंग अननेसेसरी अगर मिल जाते हैं तो वो फिर एक अलग रंग नहीं दे करके गलत हो जाता है। तो ये सांप्रदायिकता आ गई। दूसरा होता है क्षेत्रीयता। इसको भी आजकल बहुत ये किया जाता है क्षेत्रीयता को। क्यों? क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र के लोग हैं तो हमारा सोच, हमारा रहने का तरीका, हमारा खाने का तरीका अलग है। वो उस क्षेत्र के हैं तो उनका अलग है। अभी जैसे कि हम अगर देख ले तो बिहार के लोग, यूपी के लोग, एमपी के लोग, फिर मेट्रो सिटी में अगर जाएं तो वहाँ महाराष्ट्र के लोग, सब अलग अलग क्षेत्र के हैं, तो उन लोगों में कितनी क्षेत्रीयता भरी हुई है। तो ये भी बाधा है हमारे राष्ट्रीय एकता में, राष्ट्रीय समन्वय में। भाषावाद, लैंग्वेज भी बहुत बड़ा जो है इशू है। लैंग्वेज से भी लोगों का अच्छा ये लैंग्वेज बोल रहा है मतलब कि ये बंगाली है, बंगाली बोल रहा है तो बंगाली हो गया, अच्छा ये ऐसा है वैसा, मतलब उसके लिए एक अलग से पर्सपेक्टिव जो है बना हुआ है। तो ये एक हुआ। जातिवाद, कास्टिज्म, तो एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा वेपन है जो कि हर कोई तो नहीं बोल सकते, बट यस पॉलिटिक्स में इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। आर्थिक असमानता, गरीब अमीर का गेम ये है। भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीनता, एक्चुअली में इंडियन कल्चर को जो है महान ये दी जानी चाहिए, इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाने लगती है। भारत का मतलब होता है कि हर एक अलग अलग तरह के लोग जहाँ पे रह रहे हैं और वो अलग अलग तरह के लोगों की संस्कृति से जो एक संस्कृति बनती है वो भारत की होती है, वो इंडिया की कल्चर होती है। लेकिन उसके प्रति कोई नहीं सोचता है ये मेरे क्षेत्र की संस्कृति है, ये तुम्हारे क्षेत्र की है, अरे तुम्हारे क्षेत्र में 10 कमियां निकाल कर रख देंगे। तो ये एक बाधा बन चुकी है। उदासीनता का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट नहीं देना, बहुत सैडनेस है वहाँ। दूषित शिक्षा प्रणाली, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी सही नहीं है, वो दूषित है, पूरी तरीके से अब बोले तो एप्रोप्रिएट नहीं है, अभाव है उसमें। तो ये भी हमारे राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय समन्वय में एक बाधा है। तो ये मैं आपको पॉइंट में लाई हूँ, मैं बता देती हूँ बार बार, ये पॉइंट में लाई हूँ। आपको एग्जाम में अगर लिखने को आ जाए बाधा तो इस तरह से कर करके डील कीजिएगा। अच्छा ये क्या होता है, तो जहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं वहां पे ये होता है वो होता है, इसको आपको डील करना पड़ेगा भाई। ये डील आप अपने खुद से करेंगे। छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, आपको भी पता है कि आपको किस तरह से करना है और आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, मुझे पता है। चलिए तो ये हुए 7 पॉइंट। अब आगे देखते हैं। नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार, ये भी है। मोरालिटी तो अब किसी में, नैतिक पतन का मतलब होता है मोरल, नैतिकता, किसी के प्रति दूसरे के मन में जो है प्यार हो, उसके दुख को देख करके दुख हो, अब वैसा नहीं होता है।
तो नैतिक पतन तो हुआ है, मोरल जो थॉट होता है वो बहुत डाउन गया है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये भी एक रीजन है, परंपरागत तथा नवीन मूल्यों का संघर्ष। अब यहाँ पे एक और चीजें लड़ाई चल रही है, प्राचीन जो पुराने जमाने से ट्रेडिशनल जो रूल्स आ रहे हैं, जो ट्रेडिशन है हमारा वो, और अभी जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये दोनों में भी संघर्ष चल रहा है, ये दोनों में भी लड़ाई हो रही है। निरक्षरता, बेरोजगारी, वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सारे के सारे रीजन हैं हमारे राष्ट्रीय एकता नहीं होने में, हमारे राष्ट्रीय एकता में कमी में, हमारे राष्ट्रीय समन्वय की कमी में। तो ये सारे हो गए, 13 पॉइंट है, आप चाहे तो इसको डील करें, 10 पॉइंट भी लिखेंगे और डील 2-2, 3-3 लाइन कर देंगे तो बहुत है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए राष्ट्रीय समन्वय में शिक्षा के, अब इतने प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने भाई साहब सुन लिए, अब इसको हम दूर कैसे करेंगे? ये सब हम दूर कर सकते हैं क्या हमारे हाथ में है इसे दूर करना? तो आइए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग से बाधाओं को दूर करने के लिए हमारी सरकार और कांग्रेस दोनों सरकार प्रयत्नशील है। उनके प्रयास के फलस्वरूप ही भावात्मक एकल समिति की स्थापना हुई है, एजुकेशन इंटीग्रेशन कमेटी। कांग्रेस के भावनगर अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया गया। चलिए ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में मई 1961 के समिति नियुक्त की थी, जिसमें सुझाव दिया। उनके अकॉर्डिंग सुझाव दिया गया है कि हम कैसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ा सकते हैं और ये सारे प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं याद हो तो आप खुद से भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए जो सुझाव है वो खुद से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज उसको डील कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। तो यहाँ पे एजुकेशनल करिकुलम को ही चेंज करने की बात कही गई। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय गान तथा अन्य राष्ट्रीय गीतों, राष्ट्रीय कविताओं आदि पर बल दिया जाए। विद्यार्थी प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना भी करे, सब एक साथ जो असेंबली करते हैं, हम लोग स्कूल में करते थे, वो सब पे रूल बनाया गया कि सब साथ में रहेंगे। अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे जब साथ में करेंगे, उसको भी वही चीज मिल रहा है जो दूसरे को मिल रहा है, तो उनमें ये भावनाएं नहीं आएंगी, जाति भेद और ये सब। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ऐसे सामाजिक विषयों के अध्ययन तथा भौतिक शिक्षा को स्थान दिया जाए जो भावात्मक एकीकरण में सहायक हो। सब्जेक्ट ऐसा यूज किया जाए जिससे कि बच्चे जो है इमोशनली अटैच्ड हो एक दूसरे के प्रति उनका रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के धर्म के प्रति रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के परिवार के प्रति रिस्पेक्ट हो। तो ये सारी चीजें की गई, सही बात है, अच्छी चीजें हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर भी भावनात्मक एकीकरण के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों की भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं कला के अध्ययन को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। हर जगह की संस्कृति को, कला को जो है पाठ्यक्रम में, करिकुलम में स्थान मिला, उससे बच्चों को समझाया जाने लगा, पढ़ाया जाने लगा। ठीक है। कोठारी शिक्षा आयोग के क्या सुझाव थे इस मामले में? उनका था कि समान स्कूल, सही है, पॉइंट वाला है। कोठारी शिक्षा ने ये दिया था समान स्कूल, सबके लिए समान, अमीर हो गरीब हो सबके लिए समान। लेकिन ऐसा फॉलो हुआ क्या? नहीं। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल बन के रह गए। गवर्नमेंट स्कूल में गरीब के बच्चे जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में अमीर के जाएंगे, इस टाइप का हो गया। लेकिन ये सुझाव दिया गया था समान स्कूल, सबके लिए एक समान स्कूल हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, एक ही स्कूल में जाए। ये कोठारी शिक्षा में जो है सुझाव दिया गया। सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा सभी स्तरों पर सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दी जानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययन के विषयों के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। जो सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा होती है उसमें सभी को जो है पार्टिसिपेट करना हो, ये कंपलसरी कर दिया जाए, ये एक दिया गया। भाषा नीति, एक समुचित भाषा नीति के विकास को सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है।
और भी उपाय बताए गए, राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश शिविर तथा ग्रीष्मकाल विद्यालय का आयोजन हो, जहां भिन्न भिन्न क्षेत्रों के तथा भिन्न भिन्न भाषा वाले छात्र शिक्षक आदि एकत्र हो। मतलब कि जो समर वेकेशन होता है, समर कैंप करवाया जाए, हर जगह पे कैंप लगे, हॉलीडे कैंप जो होता है वहाँ पे सभी तरह के बच्चे आए, एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को जाने, ये सारी चीजें की जाए। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें और भी पॉइंट दिए हुए हैं। चलिए आगे देखिए, अब आते हैं इंटरनेशनल वाला। नेशनल हम समझ चुके हैं, इंटरनेशनल में आ सकता है क्वेश्चन, तो देखिए इंटरनेशनल को अच्छे से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा का क्या तात्पर्य, इनमें कौन सी कठिनाइयां निहित है। What is meant by education for international understanding? What difficulties involved in it? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर एक ही होने वाला है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहले तो ये समझें कि अंतर्राष्ट्रीयता होती क्या है। What meaning of the internationalism क्या है। जब व्यक्ति अपने राष्ट्र तक सीमित न रहकर समस्त विश्व को अपना निवास स्थल समझने लगता है, उसमें ममता करने लगता है, तब उसकी भावनाएं राष्ट्रीयता की परिधि में न रहकर अंतर्राष्ट्रीयता की ओर स्वतः चली जाती है। मतलब कि अपने देश से दूसरे देश में जाने लगे, दूसरे देश में रहने लगे, वहां पे अपना घर बना ले, तो वो हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय भावना। ठीक है, विराट, विशाल और व्यापक बन जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व की महान भावनाओं पर आधारित है। तो इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल में जो है फ्रेंडशिप बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, और ये फीलिंग्स जो है, ये भावना जो है वो बढ़ती है। मानव मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र पर समान दृष्टि रहे, विश्व भर में राष्ट्रों की पारस्परिक मित्रता हो, उनमें भाईचारे का नाता हो, समस्त वसुधा हो। इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीयता की भावना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर आपको अगर देखने को मिले तो गोल्ड स्मिथ ने इसके बारे में कहा भी है। गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वो अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक है। सही बात है। अभी जैसे हम अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, फिर हम अलग अलग और दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ से भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है। उसी तरह से अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से हम बाहर जब जाते हैं तो वहाँ के चीज़ों से भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो ये जो अटैचमेंट होता है वो बढ़ते जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इंडिया का नहीं पूरा वर्ल्ड का हूँ। ये गोल्ड स्मिथ का थॉट था। डॉक्टर वॉल्टन H.C. लेव्ज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भावना इस और ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार की आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। तो डॉक्टर वॉल्टन और गोल्ड स्मिथ का डेफिनेशन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय भावना को लेकर के, तो ये आप लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अब ये सद्भावना, ये भावना में बाधाएं कौन कौन सी आती है। जब हमारे देश की ही बात हो रही थी तो बहुत सारी थी भाई। अब हम चले गए इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां पे कौन कौन सी आएगी। सबसे पहली जो भावना आती है अग्रेसिव नेशनलिज्म, अपने देश को लेकर के जो अग्रेसिवनेस होता है, हर किसी में होता है, तो वो चीज आक्रामकता। ठीक है। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की दूसरी बाधा राष्ट्रों के बीच सैद्धांतिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब इंडिया जो है उसकी आइडियोलॉजी अलग है, अमेरिका की अलग है, तो इन दोनों के सैद्धांतिक जो डिफरेंसेस होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीय भावना के बीच एक बाधा बन जाती। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का तीसरा प्रमुख कारण है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद। अब इसमें क्या है, 20वीं शताब्दी के नवजागरण के फलस्वरूप साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का बहुत धक्का पहुंचा है, लेकिन अभी भी शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर तथा पिछड़े राष्ट्रों पर किसी न किसी प्रकार अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रों के बीच तनाव उत्पन्न रहता है। इसमें क्या होता है कि एक देश जो है दूसरे देश पे कब्जा करना चाहता है, उसे जहां लगता है कि दूसरा देश जो है कमजोर पड़ रहा है, उस पर अटैक कर लेता है और उसको
अपने अंडर में ले लेता है। तो इसलिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना नहीं पनप पाती है और ये भी एक बाधा है। अभी रिसेंटली चाइना वाला केस भी आप देख ही सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में प्रजातिवादी भावना ठेस पहुंचाती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में प्रजातिवादी क्या होता है, कुछ की जातियां आज भी तथाकथित काली जातियों यानी ब्लैक रेस के लोगों से घृणा करती है। मतलब होता क्या है, जैसे साउथ अफ्रीका में ही हुआ था गोरे कालों के बीच में, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। जैसे अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, साउथ अफ्रीका के बहुत ब्लैक होते हैं, तो ये जब साथ में मिलते हैं तो वो चीज़ों से उनके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं तो वो असर करता है। अब हम इंडियन हैं तो हमारे पास हर तरह के लोग होते हैं, वाइट भी हैं, बोल सकते हैं कि व्हीट कलर में जो होता है थोड़ा सा वो भी है, डार्क भी है, तो हम हर एक शेड्स में हम लोग हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, वहाँ पे जब वाइट लोगों को देखते हैं तो एक हल्का सा इनसिक्योरिटी या फिर उनके ही देखने का तरीका एक अलग हो जाता है। तो वो चीज़ों का भी जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में एक बाधा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा है संसार के बड़े राष्ट्रों के बीच एक दूसरे के प्रति आशंका और अविश्वास। ऑफ कोर्स जैसे बोला जा रहा है कि एक शक्तिशाली देश जो है दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है, तो एक देश जो है दूसरे देश पे विश्वास ही नहीं कर पाता है। उसके मन में हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं अब ये क्या करे। जैसे अभी हमारे मन में भी रहता है अमेरिका को लेके, चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके, वो चीज़ें भी रहती है जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में एक बाधा है। संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने की होड़-दौड़, सब में ये एक लग गया है कि हम सबसे नंबर 1 और पावरफुल कंट्री हैं, तो इसमें वो कुछ भी कर जाते हैं। तो ये एक हो गया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान की उपलब्धियों के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हम आगे रहें। हाँ, हर जगह पे हम आगे रहें, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, ये सब भी चीज़ें हैं। ये लालच आप बोल सकते हैं आगे रहने का। तो ये 7 कारण हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीयता सद्भावना में बाधा बनती है। अब दूर करने के लिए तो ये 7 कारण को अपोजिट कर देंगे तो ये दूर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब शैक्षिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए कौन कौन से यूज किए गए हैं। पहले तो विद्यालय के वातावरण में परिवर्तन, जो चेंज इन स्कूल एनवायरनमेंट है वो किया जाना चाहिए। आजकल हमारे विद्यालयों का वातावरण अंतर्राष्ट्रीय भावना के उपयुक्त नहीं है। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि पर विद्यालय इस भावना के विकास में निश्चित रूप से बाधक है। अतः यह सबसे पहले तो विद्यालय के वातावरण में चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, शिक्षण विधि में परिवर्तन। मेथड ऑफ टीचिंग मेथड जो यूज किया जाता है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है, उसको चेंज किया जाना चाहिए, आज के अनुसार किया जाना चाहिए। वो सेकेंड ये हो गया। डीलिंग दिया हुआ है आपको, ये जब मिलेगा PDF तब देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को कॉमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। करिकुलम में चेंजेस, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बहुत पुराना है, उसमें चेंजेस होने चाहिए जिससे कि बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय भावना ये हो। दूसरे कंट्री के जो है संस्कृति, कल्चर को भी हम अपने सब्जेक्ट में यूज़ करें, जिससे हमारे देश के बच्चे भी समझे कि दूसरे कंट्री में क्या होता है, वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस तरह से। तो ये जो 3 रीज़न हैं, 3 जो ऐसे परिवर्तन है जो हम कर सकते हैं और ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेंगे क्या है हमारा नागरिकता की शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। नागरिकता की शिक्षा क्या है और अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा में गहरा संबंध क्या है। सबसे पहले नागरिकता क्या है। जब हम एक कंट्री में रहते हैं
तो वहाँ से हमें नागरिकता मिली रहती है, सिटीजनशिप मिला रहता है। जब हम वही 10 जगह पे रहने लगेंगे तो हमें किसी न किसी एक कंट्री का सिटीजनशिप मिलता है। तो इन दोनों में गहरा संबंध है। कैसे? अंतर्राष्ट्रीयता की मांगे प्राय वे ही हैं जो नागरिकता की शिक्षा की मांगे हैं। नागरिकता की शिक्षा में हम बंधुत्व, सद्भावना, सहयोग, सहिष्णुता आदि की भावना का विकास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा में हम इन्हीं गुणों का विकास अपेक्षित रहता है। तो मतलब ये दोनों में क्या चाहिए, जो हम एक कंट्री के लिए चाह रहे हैं कि हमारे इस कंट्री में ऐसा एजुकेशन चाह रहे हैं जिससे हमारे कंट्री में जो है वो तरक्की हो, लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को समझे, लड़ाई ना हो। यही हम चाहेंगे कि हमारा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो। एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई ना करे, एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, सॉल्यूशन उनके बोल सकते हैं कि बुरे समय में साथ दे। तो ये सारी चीजें जब हम कंट्री के लिए सोचते हैं तो यही हम इंटरनेशनल लेवल पे भी सोचते हैं सेम। आप देखिए यहाँ पे आते हैं उद्देश्य की अपर्याप्तता। शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखे जाने पे अपर्याप्त हैं। अतः विद्यालय के सामने अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा की मूल प्रेरणाएं नहीं रहती अपने छात्र में अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है उसमें बिल्कुल भी अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को, इंटरनेशनल चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता है। उसमें ना ही कोई एक सब्जेक्ट दिया गया है जिसमें हम इंटरनेशनल चीज़ों को समझें। तो ये चीज़ों की कमी अब धीरे धीरे हो रहा है। वो भी प्राइवेट स्कूल में हुआ है कि कोई फॉरेन लैंग्वेज जो है बच्चों को सिखाया जाए, चाहे फ्रेंच हो, चाहे कोई और लैंग्वेज हो, सिखाया जाए। बाकी अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है। शिक्षा क्रम में अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अभाव है। इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो हमारे में नहीं की जाती है। शिक्षण विधि सही नहीं है, टीचिंग मेथड सही नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति क्या है? संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण किस प्रकार होता है? संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप इस तरह से करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे कि ये संस्कृति है क्या। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज कल्चर। तो संस्कृति का अर्थ है किसी भी समाज में रहने का ढंग, वे ऑफ लिविंग। ठीक है। संस्कृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वे ऑफ लिविंग किसी भी समाज में रहने का एक तरीका संस्कृति होती है। टॉयलर ने क्या कहा है? टॉयलर ने कहा है संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की जाने वाली अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित रहती हैं। ठीक है। सदरलैंड और वुडवर्थ ने क्या कहा है? संस्कृति और सामाजिक विरासत को पर्यायवाची माना है और लिखा है संस्कृति में कोई भी बात आ सकती है जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऑफकोर्स हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये दिया जाता है एज अ कल्चर, जो हमारे पूर्वज करते थे हमें भी मिलता है। तो ये दो डेफिनेशन हैं आप लोगों के पास फिलोसोफर के। रोसेफ का भी दिया हुआ है, इसको भी आप लिखेंगे, 3 है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना व्यू पॉइंट देंगे कि आप क्या सोचते हैं। इस प्रकार संस्कृति एक संश्लिष्ट शब्द है जो विभिन्न अर्थों में प्रयोजन के अनुसार व्यवहार किया जाता है। इसी को लक्ष्य कर मैकाइवर ने कहा है कि संस्कृति हमारी प्रकृति को हमारे नित्य के रहन सहन, नित्य की बातचीत, कला, साहित्य, धर्म, मन बहलाव तथा आनंद में अभिव्यक्ति है। ठीक है। तो ये आपके हो गए संस्कृति के। एक्चुअली देखा जाए तो 4 हो गए। मैकाइवर का भी दिया हुआ, तो मैकाइवर को भी लिख करके आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। 4 फिलोसोफर के डेफिनेशन। अब आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। ज्यादा ये नहीं है, ये थोड़ा ऐसा है, 1 नंबर में आ सकता है ये। इस तरह संस्कृति सभ्यता से अधिक व्यापक तथा स्थायी है। सभ्यता का संबंध जीवन की बाहरी स्थितियों से है, संस्कृति का संबंध जीवन की भीतरी स्थिति से है। 2 पॉइंट हुआ। सभ्यता के प्रतीक है काव्य, नाटक, चित्रकला, संगीत, चित्र, नृत्य।
संस्कृति के तत्व कौन कौन से हैं? संस्कृति में सभी प्रकार के विचार, व्यवहार, आदतें शामिल होती हैं। ये विचार, व्यवहार आदि सामाजिक अंतरक्रिया से उत्पन्न होते हैं। इसमें भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के दोनों पक्षों से सम्मिलित उपलब्धियां रहती हैं। तो संस्कृति जो है वाइड है कंपेयर टू सभ्यता, सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन में जो है सिर्फ नाच गाना, पेंटिंग, ये सब जो होते हैं कल्चरल एक्टिविटीज वो आते हैं। संस्कृति के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। उसमें आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से आपके सोचने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें संस्कृति में आती हैं। ठीक है, तो ये हो गए सभ्यता और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का संबंध। शिक्षा और समाज में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। शिक्षा और संस्कृति के संबंध का स्पष्टीकरण करते हुए ब्रामेल ने लिखा है, संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है और यही सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन उसके अस्तित्व को कारण भी प्रदान करती है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति के अभाव में शिक्षा निस्सार और निष्प्रयोजन है। यदि किसी समाज की शिक्षा में कोई विशेषता मिलती है तो उसका एकमात्र कारण उस समाज की संस्कृति है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट बोला जाए तो संस्कृति जो है एक बोल सकते उपकरण है, एक सोर्सेस है जिसको यूज करके शिक्षा को और अच्छे तरीके से ग्रहण किया जाता है। अगर हमारे संस्कृति ना मिले, जैसे कि बच्चा स्कूल भी कब जाता है, अभी प्ले स्कूल में भी जाने लगा है तो 3 साल 2.5 साल 2 साल में भी डाल देते हैं। लेकिन 1 से 2 साल जहाँ पे रहता है वो वहाँ से उसको क्या मिलता है? अपने घर से जो संस्कृति मिलती है, अपने घर से बात करने का, बोलने का, थोड़ा ही सा बोले लेकिन वो सब करने का जो है तरीका मिलता है, तो वही संस्कृति होती है। तो वो होता है उपकरण, रिसोर्सेस, जिसको यूज करके फिर हम लोग को शिक्षा मिलती है और हम उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अब आइए देखते हैं शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव। ऑफकोर्स शिक्षा का भी तो पड़ता है ना। संस्कृति की निरंतरता में सहायक है, मतलब संस्कृति जैसे कि हमें जो हमारे पूर्वजों से मिलता है उसके बाद हम अपना एजुकेशन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और वो फिर कंटिन्यू चलता है। फिर हम वही संस्कृति अपने बच्चों को देते हैं, फिर वहाँ पे उनके जनरेशन के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई करते हैं, फिर वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है जो शिक्षा की सहायता से ही चलता है। ठीक है। दूसरा है संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक। ऑफ कोर्स शिक्षा के थ्रू ही हम अपने बच्चों को प्रॉपर वे में जो है, या फिर हमारे पूर्वज जो थे हमें प्रॉपर वे में संस्कृति को, कल्चर को हस्तांतरित, ट्रांसफर कर पाते हैं। संस्कृति के परिवर्तन में सहायक, मॉडिफिकेशन की जो मैं बात बोल रही थी कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे अपने टाइम में हम एग्जैक्टली वही करें, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हम कर सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। और जब हम जो चेंज करते हैं फिर करके अपने आगे वाले जनरेशन को देते हैं तो आगे वाला जनरेशन वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है, फिर वो आगे वाले जनरेशन को देते हैं। इसलिए मॉडिफिकेशन ये चलते रहता है, जिसको बोलते हैं परिवर्तन चलते रहता है। ये किसकी सहायता से चलता है? ये एजुकेशन की सहायता से चलता है, शिक्षा की सहायता से चलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में सहायक। बच्चों, इंसान के जो है कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है, सांस्कृतिक विकास जो होता है, उसमें शिक्षा ही सहायक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कथन है, महानता की स्वाभाविक झलक सांस्कृतिक विकास की विधि है। जिनमें स्वयं महानता नहीं है उन्हें महान शक्तियों की संगति में रहना चाहिए। संस्कृति से यहाँ तात्पर्य सिर्फ वो चीजें नहीं है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रही है, हमारे पूर्वजों से मिल रही है। हमारा व्यवहार, हमारा बात करने का तरीका, हमारा रहने का सलीका, ये सारी चीजें भी संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें जो इंसान करता है डेफिनेटली वो महान बनता है और वो शिक्षा के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। व्यक्तित्व के विकास में सहायक। ऑफ कोर्स शिक्षा का एक मुख्य कार्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो वो संस्कृति से ही हो पाता है, संस्कृति जिस संस्कृति में आया है और शिक्षा की सहायता से वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये 5 पॉइंट हो गए इन दोनों में। अब आइए एजुकेशन और सोशलाइजेशन देख लेते हैं।
समाजीकरण क्या है, ये क्वेश्चन जो है 2017 में आया हुआ था, तो मुझे लगा कि आ सकता है। समाजीकरण से वैसे क्वेश्चन एक रह जाता है, तो देख लेते हैं कि समाजीकरण में क्वेश्चन क्या है। बालक के समाजीकरण का अर्थ भी है, तो इसको देखना जरूरी है। पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, समाजीकरण का अर्थ क्या है। व्यक्ति को सामाजिक स्वरूप देने वाली प्रक्रिया ही समाजीकरण है। सिंपल। इंसान को सामाजिक स्वरूप देने वाली प्रक्रिया, प्रोसेस समाजीकरण है। समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित एक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य का समाज की स्वीकृति एवं नैतिक मानवीय स्वरूप प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है, उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है। मतलब सामाजिक कार्य करने में जो इंसान को ट्रेन किया जाता है वो समाजीकरण है। ठीक है, यहाँ पे और भी दिया हुआ है डेफिनेशन, आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी। मैं आपको जहाँ समझाने वाला है वहाँ पे समझाए चल रही हूँ। सबसे पहले अब आइए अर्थ और परिभाषा देखते हैं फिलोसफर्स के डेफिनेशन को। तो यहाँ पे किसका है, गिलिन एंड गिलिन का है। तो इसमें दिया है समाजीकरण से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का क्रियात्मक सदस्य बन जाता है। मतलब समाजीकरण क्या होता है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं और उसमें अगर कोई इंसान जाकर के उसका मेंबर बन जाता है उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का, तो वो समाजीकरण होता है। ठीक है, बोगार्ड्स का भी दिया हुआ है, बीवी अकोलकर का दिया हुआ है, फिर उसके बाद किम्बल यंग का दिया है। सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है जिसमें इन्होंने एग्जाम परिभाषा दिया है। इन चारों का आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है। आगे देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो इसमें आनुवांशिकता आती है और सामाजिकता आती है। तो जिसकी संचार जैविक वातावरण पर आधारित है, मतलब कि आनुवांशिकता मतलब कि जो हमें हेरिडिटी के थ्रू मिलती है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, वो आनुवांशिकता है। सामाजिकता जो हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं उसके थ्रू हमारी प्रक्रिया, उसके थ्रू जो है हमारा डेवलपमेंट उस प्रोसेस के थ्रू होता है। वो तो दो तरह से होता है। ठीक है, अब आइए, संचार का माध्यम सामाजिक संसार निर्धारित करते हैं। संचार का माध्यम सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास या आदतों की सहायता से व्यक्ति जीवन की वास्तविकता ग्रहण करता है। तो दो तरह से आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक तो हेरिडिटी जो आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहा है वो एक रहेगा, एक होता है सोशल प्रोसेस, सोसाइटी का प्रोसेस। तो ये जो सामाजिकता है इसमें आपको आपके आसपास में कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे नियम कैसा है, वहाँ पे क्या क्या फॉलो किया जाता है, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसमें कौन कौन से स्तर आते हैं। सबसे पहला स्तर आता है पालन पोषण। पालन पोषण आपको अपने घर से तो मिलता ही है, साथ में सोसाइटी से भी मिलता है। फिर होता है सिंपैथी, सहानुभूति। फिर होता है आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। ये धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाता है और आप खुद को अब आइडेंटिफाई करने लगते हैं, अपनी पहचान बनाने लगते हैं। सामाजिक शिक्षा में जिसमें अंतोन्नत, ड्राइव, सूझ, अनुक्रिया और पुरस्कार, अवार्ड हो, ये सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत है। परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, नवीन अनुक्रियाएं, पारस्परिक व्यवहार, म्यूचुअल बिहेवियर, सहकारिता, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें, निर्देश, सजेशन, ये सारी की सारी जो है सामाजिक प्रक्रिया होती है। सामाजिकता ये सोशल प्रोसेस होता है, ये इस 9 प्रोसेस के अकॉर्डिंग इंसान गुजरता है। ठीक है, इसके द्वारा व्यक्ति अथवा बालक में समाजीकरण का विकास होता है। समाजीकरण के विकास को परिवार, पड़ोस, साथी, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं, शारीरिक रचना, मानसिक दोष, आवश्यकताएं भी प्रभावित करती है। ये सभी मिलकर के व्यक्ति अथवा बालक को सामाजिक बनाते हैं। इसमें सिर्फ सोसाइटी या फिर नेबर नहीं होते, इसमें इवन परिवार वाले भी शामिल होते हैं जो कि बच्चों को सामाजिक बनाते हैं। वहाँ पे जो नियम है, जो चीजें हैं, जैसे ये प्रक्रिया है, विभिन्न स्तर जो है, पालन पोषण का हो गया, सहानुभूति का हुआ, मतलब जहाँ पे उसको प्यार से समझाना है, प्यार से समझाने का हो गया, उसको उसका पहचान बताना है, उससे हो गया। तो ये सारी प्रोसेस से गुजरते हुए एक इंसान जो है सामाजिक बनता है। चलिए अब आइए, जैसे कि मैं बता रही थी, आपका जो थर्ड ग्रुप सी आता है उसमें किसी एक के ऊपर
एक किसी एक फिलोसफर के ऊपर जो है वो लिखने को लिए आता है। वो जो 2019 का हम चेक कर रहे थे उसमें अरविंदो का आया था, तो मुझे डाउट है इस बार टैगोर का आएगा, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी आप महात्मा गांधी का, अरविंद का और टैगोर का मैं आपको दे ही रही हूँ, तो इसका कर लीजिए, महात्मा गांधी और अरविंद का कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और जल्दी से अभी आप हम लोग जिस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन है। टैगोर के शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? भारतीय शिक्षा की राष्ट्रीय योजना में विश्व भारती के स्थान का वर्णन कीजिए। टैगोर के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन, यहाँ पे टैगोर के बारे में आएगा क्वेश्चन। टैगोर का शिक्षा से क्या संबंध है, टैगोर ने शिक्षा के बारे में क्या बोला है, किसी भी तरह से क्वेश्चन है आपका आंसर यही लिखना है। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे टैगोर का शिक्षा दर्शन। टैगोर का जो एजुकेशन फिलॉसफी है वो क्या था उसको समझेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा जगत के महान चिंतक थे। उनके शैक्षिक विचार और प्रयोग बिल्कुल नए और मौलिक जान पड़ते थे। वो आधुनिक शिक्षा में बिलीव करते थे। यद्यपि उनमें से अधिकांश को प्राचीन समय के शिक्षा शास्त्रियों द्वारा किसी न किसी रूप में विकसित किया जा चुका था और तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा कम या अधिक मात्रा में उनका प्रयोग किया जा रहा था। उनके साथ के जितने भी लोग थे वो प्राचीन शिक्षा में बिलीव करते थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे थे जो कि आधुनिक शिक्षा में बिलीव करते थे। उनका ये था कि जो तत्कालीन शिक्षा चल रही है वही जो दी जानी चाहिए। अब आगे ये इनका एजुकेशन फिलॉसफी था। उन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित रखने के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उनको आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। उन्होंने शिक्षा को जो योगदान दिया उसमें पेस्टिलॉजी और फ्रॉबेल के कार्य सम्मिलित हैं। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत उनके क्या थे? पहला सबसे पहला था शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और उसे सजीव और गतिशील होने के लिए व्यापक होना चाहिए। उनका यही कहना था कि जो हम शिक्षा दें वो हमारे लाइफ से जो है जुड़ा हुआ हो, जब हम उसको रियल लाइफ में जाएं तो वो मैच करे, ये इनका कहना था। जन साधारण को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। उनका यही कहना था कि जो प्राइमरी है, जो प्राथमिक है, वो बेसिक है, तो उसको अच्छी तरीके से पुनर्जीवित मतलब फिर से उसको जो है रीस्टैब्लिश करना चाहिए। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर किया जाना चाहिए था। ठीक है, ये इनका सिद्धांत 2 हुआ। प्राथमिक शिक्षा पे ज्यादा जोर देते थे ये। अब शिक्षा का अर्थ टैगोर की नजर में क्या था? टैगोर ने शिक्षा का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया। उन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है, The highest education is that which makes our life in harmony with all existence. इनका ये कहना था कि एक्चुअली में एजुकेशन वो होता है, हाईएस्ट एजुकेशन वो होता है जो हमारी लाइफ में, जो हमारे जीवन में खुशियां लाए। सिंपल। और जिस चीज से हमारी लाइफ में खुशी आ रही है वही हाईएस्ट एजुकेशन है। अर्थात सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। आगे वे कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समझ शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित होकर उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएं। इसे ही टैगोर ने पूर्ण मनुष्यत्व या कंप्लीट मैनहुड कहा है। शिक्षा का कार्य है हमें इस स्थिति पर पहुंचाना। इस दृष्टिकोण से टैगोर के अनुसार शिक्षण विकास की प्रक्रिया है। वो मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है। इसलिए उन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्श रूप को अपनी मान्यता प्रदान की। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्त करती है। उनके अकॉर्डिंग शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान को मुक्ति मिलता है, जिससे इंसान हर एक वो कार्य करना सीखता है जो उसको अपनी लाइफ में करनी चाहिए प्रॉपर वे में। और शिक्षा हमें उस चरम बिंदु तक पहुंचाती है जहां पर हमारे लाइफ का सामंजस्य और एक आप बोल सकते हो बैलेंस बन जाए, तो उसको हम शिक्षा बोलते हैं। इस तरह से टैगोर का जो है डेफिनेशन शिक्षा को लेकर था। शिक्षा के उद्देश्य टैगोर के अनुसार बालक को धैर्य, शांति, आत्मानुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शक्ति ये सब प्रदान करना।
पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए बालक का पूर्ण विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, बालक का व्यक्तिगत, व्यवसायिक और सामाजिक विकास करना, बालक वास्तविक जीवन की बातें, स्थितियों और पर्यावरण की जानकारी देकर उनसे अनुकूलन करा के उसके मस्तिष्क का विकास करना। ठीक है, 4 इनके शिक्षा के उद्देश्य हैं। किनके अकॉर्डिंग? टैगोर के अकॉर्डिंग। शिक्षण विधि क्या है? टैगोर ने शिक्षण विधि में व्यवहारिक कार्यक्रम, कलात्मक अभिरुचि तथा क्रियाशीलताओं पर ध्यान दिया है। शिक्षण विधि में बालकों का अनुभव और इंद्रियों का प्रयोग करना। उनके अकॉर्डिंग ये है कि ऐसे टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए जिससे बच्चों के एक्सपीरियंस और उनके जो सेंस ऑर्गन है उसको यूज किया जा सके, उनकी इंटरेस्ट को देखा जाए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उनको एजुकेशन दी जाए, सिचुएशन वैसा बनाया जाए जिससे कि बच्चे खुद से सीखें और वो वास्तविक जीवन से मिले, ऐसा मैच करे, वैसा सिचुएशन बनाया जाना चाहिए। शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, ये सारी चीज़ों को भी बोल सकते हैं कि जगह दी जानी चाहिए। ये था किनका? टैगोर का। शिक्षक का स्थान उनके नज़र में क्या था? शिक्षक का स्थान, टैगोर ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उसे शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार माना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे टैगोर के अकॉर्डिंग टीचर्स को क्या क्या कार्य करने चाहिए वो है। शिक्षक और बालक को समान रूप से सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण और सत्य की खोज करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को शिक्षण विधियों में विश्वास न करके जीवन के सिद्धांतों, मानव आत्मा की पवित्रता और व्यक्तिगत प्रेम में विश्वास करना चाहिए। तो ये हुआ टीचर्स का काम यहाँ पे जो 6 है अकॉर्डिंग टू टैगोर। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया 6, आप देख लेंगे, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन होगा। विश्व भारती के बारे में भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मॉन्टेसरी स्कूल क्या है? चलिए मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये किस एज के बच्चों के लिए होता है? तो 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, जिसमें उनका एजुकेशन दिया जाता है। इसमें बालकों को खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होता है, इसलिए खेल के लिए विद्यालयों में काफ़ी बड़ा मैदान होता है जिसमें बालक खुले वातावरण में खेल सकते हैं। बच्चों के बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सियां तथा मेजें होती हैं जिन पर बालक बैठकर कभी कभी खेल भी लेते हैं। देखिए मॉन्टेसरी इसलिए मैं लेकर आई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये 1 मार्क में आ सकता है। मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में आप इतना याद रख लीजिए, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होता है जो फ्रॉवेल के द्वारा दिया गया था। इसमें बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको खुले मैदान में, फील्ड में खिलवाना, कोई भी चीज़ समझाना है तो एक्टिविटी से समझाना, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में जो 1 नंबर पे आ सकता है, मुझे डाउट था। शिक्षक का इसमें क्या यूज होता है वो भी है, शिक्षक एक योग्य निर्देशन होता है, मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में दिया हुआ है। बालक को किसी समय किसी आवश्यकता की चेतना तीव्र रूप में होती है, इसीलिए मॉन्टेसरी साइकोलॉजिकल मोमेंट कहा जाता है उसको। इस क्षण का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। मॉन्टेसरी विद्यालय में इस मनोवैज्ञानिक क्षण का उपयोग किया जाता है। स्पेशली ट्रेन टीचर इसमें यूज किए जाते हैं जिसमें कि वो बच्चों के साइकोलॉजी को समझ सके। बच्चे का क्या होता है कि मूड स्विंग होता है, वो कब क्या मांगेंगे और कब किस बात के लिए जिद पे अड़ जाएंगे ये समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे ट्रेन टीचर को यूज किया जाता है। मॉन्टेसरी विद्यालय में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, फ्रीडम फुल मिलता है, बुद्धि से अधिक इंद्रियों पर ध्यान दिया जाता है, इंटेलिजेंस से ज्यादा उनके इंद्रियों पे कमांड करवाया जाता है। बच्चों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, इंडिविजुअल एक एक बच्चों को जो है उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है। स्पर्श की संवेदना मौलिक संवेदना है, अतः इसका सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है। कोई कठोर समय विभाग चक्र नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता कि उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का मूड स्विंग होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑन द स्पॉट जो है अपना टाइम टेबल भी चेंज करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट कोई टाइम टेबल नहीं होता है मॉन्टेसरी स्कूल के लिए, ध्यान में रखिएगा। कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, विकास ही डेवलपमेंट ही उनका पुरस्कार है। शैक्षिक उपकरणों के सहारे शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है बच्चों को समझाने में। रूसो और स्पेंसर की आत्म शिक्षा पर अनुगमन होता है। तो ये मॉन्टेसरी शिक्षा का जो है वो थोड़ा सा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सोचे दे देती हूँ, मे भी क्वेश्चन आ जाए।
तो आज फ्रेंड्स हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम खत्म कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं छूटा है, हर एक यूनिट से, हर एक चीज से क्वेश्चन जो है मैं टच करके लाई हूं। फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोग नहीं कर पाए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो करो, मैसेज करो, कैटलिस्ट सोनी पे जाइए इंस्टाग्राम पे और फिर आप मैसेज कीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी बात बता दूं कि ये जितने क्वेश्चन अभी करवाए गए हैं और जितने क्वेश्चन पहले करवाए गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन को जाकर के देखिए आंसर के साथ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं तो उसको भी देखिए और पूरा कंप्लीट कर जाइए। मतलब जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि 80 आउट ऑफ 80 आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना तो मैं गारंटी बोलती हूँ और ये मेरा लिखा हुआ है कि आपको 60 to 70 से कोई नहीं रोक सकता है। जितना क्वेश्चन करवाया गया है 60 to 70 से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ज्यादा पैनिक मत होइए, जितना मैं करवा चुकी हूँ उतना कर लीजिए। नॉलेज एंड करिकुलम कंप्लीट है आपका। और जो मैं बोली हूँ कि जब शिक्षा और फिलॉसफी दर्शन के बारे में क्वेश्चन आए तो उसको कैसे लिखना है, पैनिक नहीं हो जाना कि बता दे कि शिक्षा और दर्शन में संबंध बताइए, या शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये सब बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके लिख दे और पूछ दे तो आपको पैनिक नहीं होना। आपको अपने दिमाग से काम लेना है कि मैम क्या बोली है, शिक्षा का डेफिनेशन लिखना है, दर्शन का डेफिनेशन लिखना है, दोनों में संबंध बता देना है, बस काम खत्म। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया गया है। आई डोंट थिंक कि अगर जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से अवध यूनिवर्सिटी का क्लास जब से करवाया जा रहा है अगर आप लोग कर रहे होगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि 60 to 70 मार्क्स कहीं नहीं गया है आपके जेब से। चलिए फिर मिलेंगे। ये मैराथन क्लास नॉलेज एंड करिकुलम को खत्म करने के लिए था। मुझे लगा कि आप लोग का 26 एग्जाम है तो 20 तक आप लोग का खत्म कर दें। तो कल हम लोग मैराथन क्लास नहीं करेंगे। कल क्वेश्चन अगर ये डील करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, क्वेश्चन डील कर लेंगे। मैराथन क्लास फिर एक दिन बाद होगा जो कि आपका पेपर सेकंड का होगा और उसमें हम देखेंगे। बहुत सारे लोग मेथड इसके लिए बोल रहे हैं, मेथड पेपर के लिए कि कॉमर्स का बताइए, संस्कृत का बताइए, हिंदी, उसके लिए भी हम क्लास ला रहे हैं। आप इतने एक ही साथ, एक तो आप पूरे 2 साल तक पढ़ाई, 1 साल तक आप पूरा पढ़ाई ना करो और उसके बाद सोचो कि एक ही हफ्ते में सब कुछ कर ले तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे मैं प्रोसेस बता रही हूँ उस प्रोसेस से करते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, पैनिक नहीं होना है और ये करते जाइए। तो फिर कल मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।